आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दीवान की एपिसोड 8। हेलो दोस्तों, एपिसोड 8 शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहते हैं कि अपने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आपको आसानी से वीडियो मिल सके। और एपिसोड 7 को पढ़कर सुनकर आप सभी की आंखें बही। वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि आंखों पर काबू ना पा सके। तो चलिए आगे देखते हैं, आखिर ये दीवानगी किस मोड़ पर जाती है। जो चैनल पर न्यू आए हैं वो एपिसोड 8 देखने से पहले शुरू के 7 एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, मोहब्बत हमें भी थी, मोहब्बत उन्हें भी थी, बस इस वक्त को वो मंजूर ना थी। तभी तो आज हर एक याद आंखों में आंसू और लबों पर मुस्कान लाती है, क्योंकि मोहब्बत तो हमारी ही थी। इतना लिखकर युवराज ने अपनी डायरी बंद कर दी। वो इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में बैठे चांद को देखती हुई श्रद्धा को याद कर रहे थे। उसकी शादी को 7 दिन बीत चुके थे और कल युवराज सबके साथ हमेशा हमेशा के लिए नासिक छोड़कर जाने वाले थे। रेवती जी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने शिप्रा को सौंप दी थी। साथ ही केयर टेकर भी हायर कर दी थी शिप्रा के नाम पर। उसकी विदाई के बाद रेवती जी ने जीने की आखिरी आस भी छोड़ दी थी, जिसका असर पिछले 7 दिनों में उनकी सेहत पर साफ देखा जा सकता था। कहते हैं ना, जिंदगी कब कौन सा मोड़ दिखाए इसके बारे में हमें कहाँ इल्म होता है। कुछ ऐसा ही इनकी जिंदगियों के साथ भी था। 7 दिनों में एक बार भी शिप्रा या रेवती जी दोनों से ही श्रद्धा की बात नहीं हुई थी। रेवती जी ने ये सोचकर टाल दिया कि नई नई शादी हुई है और रस्मों की वजह से वक्त नहीं मिला, लेकिन शिप्रा को कुछ खटक रहा था। जल्दी वापस आना अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, शिप्रा ने अर्जुन के कंधे से सर टिकाए हुए कहा। दोनों इस वक्त समुद्र किनारे बैठे चांद को देख रहे थे। अगले दिन सभी नासिक छोड़कर मुंबई आ गए। शिप्रा मालती और आलोक जी के साथ सभी को सी ऑफ करने आई थी। वहां रहने के सारे अरेंजमेंट्स युवराज ने पहले ही करवा दिए थे और वल्लभ जी के साथ उनका प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया था। यहाँ आने के अगले दिन ही अर्जुन पढ़ाई के लिए लंदन चला गया। शिप्रा से दिन में एक बार बात जरूर होती थी सबकी, लेकिन श्रद्धा की किसी को कोई खबर नहीं थी। उसने कॉलेज भी छोड़ दिया था। उसका ना तो शिप्रा से कोई कांटेक्ट था, ना ही रेवती जी से। महीने भर बाद खबर आई कि रेवती जी नहीं रही। युवराज नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि श्रद्धा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। शिप्रा और संजय ने उन्हें अकेला छोड़ना ही ठीक समझा। काका और संजय उसी दिन नासिक पहुंचे। पहुंचने पर शिप्रा से पता चला कि रेवती जी का अंतिम संस्कार हो चुका है। श्रद्धा चरण के साथ आई थी और अंतिम संस्कार करके चली गई। शिप्रा से कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। शिप्रा ने उसके चेहरे पर कुछ निशान देखे थे, जिन्हें वो श्रद्धा की चुप्पी की वजह मानती थी। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया। युवराज जो चाहते थे वो उन्होंने 1 साल में ही पा लिया। सिर्फ 1 साल के अंदर ही युवराज ने अपनी पहचान कायम कर ली थी। लोगों और पुलिस का सपोर्ट मिलने के साथ ही उन्होंने अंडरवर्ल्ड में भी कदम रखा। असली वजह किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन युवराज ने अंडरवर्ल्ड पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। शिप्रा से संजय और अर्जुन की लगभग रोज बात होती थी, लेकिन श्रद्धा के बारे में किसी को कोई खबर नहीं मिली। देखते ही देखते 3 साल बीत गए और श्रद्धा अभी भी गुमनाम थी और शिप्रा और सब उससे अनजान। युवराज ने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। अर्जुन के वापस आने से 2 महीने पहले ही अचानक सभी के शिप्रा से सभी कॉन्टेक्ट्स टूट गए। युवराज ने पता लगवाया तो पता चला कि एक हादसे में उनके पूरे परिवार की मौत हो गई और घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से घर भी तबाह हो गया। ये बात सबने अर्जुन से दूर रखी, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि उसे संभालने के लिए उस वक्त कोई भी उसके पास नहीं था। सभी ने उसके वापस आने का इंतजार करने का फैसला लिया, लेकिन उस वक्त भी युवराज ने श्रद्धा की कोई खबर नहीं ली। सबने बहुत बार युवराज से कहा कि वो श्रद्धा के बारे में पता करे, लेकिन उन्होंने हर बार साफ इनकार कर दिया। इसी बीच रत्ना संजय की जिंदगी में वापस आई। संजय तो उसको देखते ही पहचान गया था, लेकिन वो नहीं पहचान पाई। उसके बाद क्या हुआ ये तो तुम सब बहुत अच्छे से जानते हो। वल्लभ जी उस वक्त दिल्ली गए हुए थे, इसीलिए रत्ना का मामला अपने तरीके से निपटाया था। इतना कहकर सुभाष जी चुप हो गए। अर्जुन के जाने के बाद संजय से भी आगे कुछ बताया नहीं गया था, इसीलिए आगे की कहानी बद्री काका और सुभाष जी ने उन सबको बताई।
पूरी कहानी जानने के बाद सभी शॉक में थे, खासकर गुरु और रॉकी, क्योंकि उस वक्त वो युवराज के साथ ही थे, लेकिन उन्हें इस बारे में पता ही नहीं चला था। रत्ना खुद सदमे में थी कि जिस लड़के को उसने कितना कुछ सुना दिया था वो और कोई नहीं, संजय था। बड़े दादू वल्लभ जी मम्मा पापा के बारे में जानते थे तो उन्होंने कभी बताया क्यों नहीं? आस्था ने रोनी सूरत बनाकर पूछा तो काका बोले, वो इसलिए बेटा क्योंकि युवराज अपने अतीत को अतीत ही रखना चाहते थे। लेकिन इतने सालों बाद आज अचानक इस हालत में श्रद्धा उनके सामने आ गई। वैसे वल्लभ अंकल कॉन्फ्रेंस से कब वापस आ रहे हैं? रीटा ने पूछा। हाँ दादू, बड़े दादू तो कल ही आने वाले थे ना, कल सुबह आ रहे हैं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि श्रद्धा को यहाँ देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। सुभाष जी की बात पर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ देर बाद आस्था अपने डॉल के साथ उठते हुए बोली, दादू मैं घर जा रही हूँ, मम्मा ने कहा था कि जल्दी आना। रॉकी आस्था को छोड़ आओ, सुभाष जी ने कहा। लेकिन दादू घर तो बगल में ही है ना? आस्था बच्चे उन्हें बच्चे शब्द पर जोर दिया तो वो जाकर रॉकी की गोद में चढ़ गई, जिसे देखकर सब मुस्कुरा दिए। रॉकी रीटा के साथ आस्था को लेकर चला गया। गुरु बाहर जाकर गार्डन में बैठ गया और रत्ना संजय के पास उसके कमरे में चली गई। वो समझ चुकी थी कि आगे की कहानी संजय ने क्यों नहीं सुनाई थी, क्योंकि अगर वो सुनाता तो उसे पिता की मौत को दोबारा याद करना पड़ता। सुभाष जी अपने घर चले गए, जो सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर था। वो जाकर अपने कमरे की दीवार के सामने खड़े हो गए। उस पर विशाल जी की, उनकी और गौरव जी की कॉलेज की फोटोज थी। उसके साथ बगल में विशाल जी, गौरव जी, अनामिका जी, रजनी जी और उनकी तस्वीर थी जो उनकी किसी ट्रिप की थी। तुम सब तो चले गए मुझे अकेला छोड़कर। ये अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। बात नहीं करूँगा तुम सबसे। पता है कितना रोया था मैं जब तुम सब मुझे छोड़कर गए। क्यों किया तुम चारों ने ऐसा? इतना बुरा था क्या मैं कि इतनी जल्दी पीछा छुड़ाकर चले गए? तुम जिंदा हो शिप्रा, मुझे पूरा यकीन है। मेरी शिप्रा मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था ना कि इस जन्म में तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर शिप्रा? कहाँ छिपकर बैठी हो? जानता हूँ मुझसे नाराज हो, लेकिन कम से कम मुझे सफाई पेश करने का एक मौका तो दो। एक बार मेरे सामने आ जाओ शिप्रा, तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। याद है मुझे तुम्हारी वो आखिरी मुलाकात जब तुम मुझे जाने से रोक रही थी। काश मैं रुक गया होता तो आज तुम मेरे साथ होती। श्रद्धा की हालत देखने के बाद मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारे साथ भी कुछ। कहाँ हो तुम शिप्रा? आज पूरे 13 साल बीत गए मुझे तुमसे दूर हुए, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। आज भी मुझे सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार है। एक एक बात याद है मुझे तुम्हारे बारे में, कुछ नहीं भूला मैं। लेकिन शायद तुम अपना वादा भूल गई कि हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा, मरते दम तक। लेकिन तुम तो चली गई, शायद हमेशा के लिए। आज तक उम्मीद नहीं हारी मैंने, लेकिन अब टूटने लगा हूँ शिप्रा। तुम तो हमेशा से सिर्फ मेरी थी, तब भी मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। लेकिन युवराज, उसका महबूब तो कभी उसका था ही नहीं। क्या करूँ शिप्रा? किसकी किस्मत को ज़्यादा बुरा कहूँ, अपनी या युवराज की? वापस आ जाओ। उसे समुद्र के किनारे हर दिन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, तुम्हारा अर्जुन। इतना लिखकर डायरी बंद करके वापस गाड़ी के बोनट पर रखी और समुद्र को देखने लगा। हवाएं उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी और वो खिड़की से सर टिकाए किसी की यादों में गुम था। सब कुछ जानते हुए भी उसके दिल में एक तमन्ना थी, एक मुलाकात की, एक नज़र दोबारा दीदार की, एक बार फिर उसके साथ मुस्कुराने की, फिर एक बार सब कुछ उसके साथ जीने की। कहाँ हो अर्जुन तुम? 13 साल हो गए हैं। कब लौटोगे तुम? कब निकालोगे मुझे इस कैद से बाहर? तुम लोग तो जानते भी नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद कितना कुछ बदल गया। श्रद्धा की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं पिछले 10 सालों से इस कैद में हूँ और तुम्हें तो शायद कुछ पता भी नहीं होगा। काश उस दिन भाई ने अपनी मोहब्बत कबूल ली होती तो आज श्रद्धा वहाँ ना होती। ना जाने कैसी होगी मेरी श्री और उसकी बेटी। उस रात का मंजर आज भी नहीं भूल पाई हूँ मैं। भागकर भी नहीं भाग पाई, उसे बचाकर भी शायद हमेशा के लिए खो दिया मैंने। तुमसे मिलना इस जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है अर्जुन। तुम्हारी बाहों में जिंदगी तो नहीं गुजार पाई, लेकिन चाहत है कि मौत तुम्हारी ही बाहों में आए। इतना कहकर उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, जिस पर चोट के निशान थे, नील पड़ी हुई गालों पर, जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा हो। वो रात सिर्फ हमें याद है श्रद्धा, और कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था। सिर्फ हम दोनों के बीच था वो लम्हा, और
हमने उसे इतने सालों तक आपसे दूर रहने में कामयाब किया। वो प्यार का पहला स्पर्श, वो पहली निशानी आज भी हमारे होठों पर है। उस रात आप हमारी रूह में समा गई थी और इस मोहब्बत की भीगी हुई दास्तां को बारिश की गवाही में मुकम्मल कर गई थी। क्योंकि उस रात हमने वो पा लिया था जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं रखी थी। एक लड़की हाथों में छोटी सी बच्ची को बारिश में लेकर भीगते हुए बेसाख्ता सड़कों पर दौड़े जा रही थी। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, कदम लड़खड़ा रहे थे, पैरों से खून बह रहा था जो बारिश में घुलता जा रहा था। उसके पीछे तकरीबन 15-20 गुंडे जैसे आदमी भागे जा रहे थे, लेकिन वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर भागे जा रही थी। वो भागते हुए सामने से आती हुई एक गाड़ी से टकरा गई और वो नन्ही सी बच्ची उसके हाथ से उछल गई। गाड़ी से साइड होकर उसे उस ओर भागी तो उसकी नज़र उस बच्ची पर पड़ी जो कि किसी आदमी के हाथ में थी। उसने नम आंखों से उसे देखा और फिर भागते हुए समुद्र की तरफ भागने लगी। वहाँ उसे एक और लड़की मिली। उस लड़की ने पूछा, बच्ची कहाँ है? अभी के लिए सुरक्षित है। अब हमें जल्दी से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हमें कैसे भी उन लोगों तक पहुँचना होगा। हाँ चलो। वो दोनों वहां से भागती उससे पहले ही उन आदमियों ने उन दोनों को घेर लिया। दोनों जैसे ही भागने के लिए दूसरी तरफ हुई, एक आदमी ने गोली चलाई और पहली लड़की के सीने पर लगी। वो समुद्र में गिर गई। दूसरी लड़की को उन लोगों ने पकड़ लिया और वो जोर से चिल्लाई, शिप्रू। चीखते हुए श्रद्धा की आंखें खुल गई। युवराज, जो अभी तक अपनी अतीत की यादों में गुम थे, उसकी चीख सुनकर भागते हुए उसके कमरे में आए और उसको डर से कांपते देखते ही उसे सीने से लगा लिया। वो डरी सहमी सी उनकी बाहों में सिमटी हुई थी। युवराज उसके माथे पर हाथ फेरे जा रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे उसका सर सहलाते हुए कहा, क्या हुआ श्रद्धा? आप ऐसे चीखी क्यों? मिस मिस्टर राठौर, वो समंदर में वो उसे गोली लग गई। उसे उसे मार दिया। उसका लहजा भी डर से कांप रहा था। युवराज उसका सर सहलाते हुए बोले, कौन श्रद्धा? किसकी बात कर रही हैं आप? वो उनकी बात सुनते ही सोच में पड़ गई। वो कुछ देर रुककर बोली, हम हमने उनका चेहरा नहीं देखा, वो धुंधला था। कहते हुए वो दिमाग पर जोर डालने लगी तो युवराज ने उसे खुद से अलग किया और धीरे से बिस्तर पर लिटाया और उसका माथा सहलाते हुए बोले, आप आराम कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। लेकिन मिस्टर राठौर, वो उसके होंठों पर उंगली रखते हुए बोले, हमने कहा ना, आप आराम कीजिए। चलिए आंखें बंद कीजिए। उनके कहने पर उसने आंखें बंद की और उनका हाथ पकड़कर कुछ देर में सो गई। शिप्रा के साथ कुछ हुआ था, और क्या वो आप जानती हैं? अब बात सिर्फ हमारी नहीं है श्रद्धा, बात अर्जुन और शिप्रा की भी है। अब सब कुछ हम खुद पता लगाएंगे। कहते हुए उन्होंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और खिड़की के पास आ गए। बेनी, ये प्रसाद बप्पा को चढ़ाना है, इसे बिग बॉस को दीजिए, गुरु ने श्रद्धा को प्रसाद की थाल देते हुए कहा। सुबह के तकरीबन 5 बज रहे थे। दोनों इस वक्त पंडाल के पीछे थी जहां भक्तजनों के लिए प्रसाद बन रहा था। वो हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन लेकिन हम कैसे? अरे आप नहीं तो कौन लेकर जाएगा? लेकिन आप भी तो दे सकते हैं ना मिस्टर राठौड़ को। गुरु अब उसके पीछे झांकने लगा जहां पूरी पलटन, रत्ना, संजय, आस्था, रॉकी और रीटा खड़ी हुई उसे कुछ इशारे कर रही थी। आस्था ने अपना फोन उठाकर इशारा किया तो गुरु बोला, वो वैनी, मेरा फोन बज रहा है तो बात करने का है, लेकिन हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। श्रद्धा का इतना कहना ही था कि आस्था ने गुरु के फोन पर फोन लगा दिया। गुरु थाल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लीजिए जाइए ना वैनी, वरना पूजा के लिए देर हो जाएगी। बिग बॉस अभी उस तरफ है। गुरु ने एक और इशारा करते हुए कहा। श्रद्धा ने थाल लिया कहते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही पलटन बाहर आई और संजय गुरु के गले में बाहें डालते हुए बोला, वाह मेरे शेर, कर दिया मेरा काम। और श्रद्धा को शक भी नहीं हुआ। गुरु ने उसका हाथ हटाया, घूरते हुए बोला, अपुन ही मिलता है लोगों को बकरा बनाने को। अभी अगर वैनी ने बोल दिया कि मैंने कहा तो बिग बॉस अपुन के टिकट काट देंगे। जस्ट चिल यार, कौन सा बम भेजा है? एक मोदक की थाल ही तो भेजी है, कुछ नहीं कहेंगे, भाई रीटा ने चहकते हुए कहा। लेकिन भेजी किसके हाथों है? गुरु सबको घूरते हुए बोला तो रत्ना बोली, श्रद्धा के। और मंगवाई किससे थी? गुरु ने फिर बोला तो रॉकी बोला, तुझसे। इतना कहते ही सबकी आंखें बड़ी हो गई। रत्ना संजय से बोली, संजय अब क्या? अगर भाई साहब को पता चल गया कि हमने क्या प्लान किया है तो? कुछ नहीं होगा यार, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। आस्था, काम हो गया। संजय अपना फोन देखते हुए बोला, यस चाचू, पापा को उस तरफ भेज दिया है।
तुम्हें लगता है कि भाई अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करेंगे जब उन्होंने इतने सालों से नहीं की, तो आज कैसे? रीटा ने कहा तो उसकी इस बात पर सभी के चेहरे के भाव बदल गए। इधर श्रद्धा थाल लिए अपनी साड़ी संभालते हुए उस तरफ गई जहां गुरु ने उसे इशारा किया था। उसने देखा कि पूरी जगह पर एक भी लाइट नहीं चल रही थी। सुबह का वक्त होने के कारण थोड़ा अंधेरा था। ये यहाँ की सारी लाइट्स बंद क्यों हैं? और मिस्टर राठौर यहाँ तो दिख ही नहीं रहे। लगता है हम गलत जगह आ गए। वो कहते हुए जाने के लिए पीछे मुड़ी और जैसे ही पहला कदम बढ़ाया, किसी ने उसके पैर के नीचे रस्सी खींच दी। वो इस अचानक से झटके से संभल नहीं पाई। वो सामने की तरफ गिरने को हुई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ पल बाद उसे चोट का कोई एहसास नहीं हुआ। तो उसने आंखें खोलकर देखा, वो युवराज की बाहों के घेरे में थी। युवराज के एक हाथ में थाल थी और दूसरे से उन्होंने उसकी कमर पकड़ रखी थी। आंखों में खालीपन लिए वो श्रद्धा को देखे जा रहे थे। वो कुछ पल के लिए उन पूरी आंखों में खो गई। वहीं जाना पहचाना सा एहसास उसे फिर एक बार हुआ, जैसे इन आंखों से उसका बहुत गहरा रिश्ता है। तुम दोनों नहीं सुधरोगे ना? अर्जुन ने संजय और गुरु के गले में बाहें डालते हुए कहा, जो कि छुपकर दोनों को देख रहे थे, और उन्हें खींचकर वहां से ले गया। अगर युवराज 1 मिनट और लेट होते ना, तो आज श्रद्धा की हड्डियां टूट जानी थी। अर्जुन नाराजगी से सबको घूरता हुआ बोला। जब रॉकी और संजय ने रस्सी खींची थी तो अर्जुन ने उन्हें देख लिया था। ऐसा कुछ नहीं होता यार, हमें पता था कि युवराज वहां जरूर आएगा, और हम तो वहीं थे ना। वो नहीं आता तो हम संभाल लेते, लेकिन चोट नहीं लगने देते, संजय ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और रत्ना की तरफ देखकर बोला, रत्ना, ये सब तो ऐसे ही हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम भी। अर्जुन, वो सब यही चाहते हैं कि भाई साहब श्रद्धा के सामने अपनी फीलिंग्स कन्वेंस कर ले, इसीलिए। अर्जुन ने अपनी बालों में उंगलियां फंसाई और चढ़कर बोला, तुम सब एक बात कान खोलकर सुन लो, कोई भी अपना दिमाग फालतू कामों में नहीं लगाएगा। अभी 8 दिन तक गणेश चतुर्थी चलने वाली है, तो इसमें और अपने काम में ध्यान लगाओ। युवराज को क्या करना है और क्या नहीं, वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन सिंड्रेला चाचू, मम्मा। अर्जुन थोड़ा गुस्से से बोला, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है आस्था। जब श्रद्धा नहीं थी तब भी तो तुम ऐसे नहीं बोलती थी ना, तो बस यही समझ लो कि तुम्हारी कोई मम्मा नहीं है। उसकी बात सुनकर आस्था की छोटी छोटी आंखों में आंसू आ गए। रीटा ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया और रत्ना उसका सर सहलाने लगी। ये कैसी बातें कर रहा है अर्जुन, तू जानता है ना वो कितनी सेंसिटिव है, संजय ने गुस्से से कहा। वही कह रहा हूँ जो सच है संजय, और फिर आज नहीं तो कल श्रद्धा की याददाश्त वापस आ जाएगी, तब तुम्हें लगता है वो हमारे साथ रुकेगी? अर्जुन ने कड़े शब्दों में कहा। उसकी इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो वही आस्था की आंखों से मोटे मोटे आंसू अभी भी बह रहे थे। सभी लोग पंडाल में जमा थे। आज गणपति उत्सव का दूसरा दिन था और पंडाल में भोर आरती हो चुकी थी। संजय और अर्जुन पंचमुखी दियों के साथ, तो वहीं अर्जुन 51 दियों के जोत के साथ सबसे आगे खड़े आरती कर रहे थे। बाकी चौल की कई औरतें श्रद्धा और रत्ना के साथ हाथों में अपनी अपनी छोटी सी आरती के थाल लिए साथ ही आरती कर रही थी। आरती खत्म होती तो युवराज ने जोत अपने माथे से लगाई और संजय की आवाज़ के साथ हजारों भक्तजनों की आवाज़ गूंज उठी, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सभी भक्तजनों में प्रसाद बांटा गया और युवराज श्रद्धा के साथ घर के लिए निकल गए। आस्था उनके साथ ही थी, लेकिन अर्जुन से हुई बातों के बाद वो बिल्कुल चुप हो गई थी। रोने के कारण पूरा चेहरा लाल हो गया था, लेकिन पूछने पर वो चुप ही रही और बाकियों ने भी कुछ नहीं बताया। श्रद्धा को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए उसने जल्द से जल्द युवराज से घर चलने को कहा। क्या हुआ आस्था? बच्चे कुछ तो बोलिए, श्रद्धा ने आस्था के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। आस्था श्रद्धा की गोद में सर रखकर रो रही थी और युवराज भी परेशान सा उसे देख रहे थे। बेटा कुछ तो बोलिए, आखिर क्या बात है, रो क्यों रही हैं आप? श्रद्धा ने फिर पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी गोद में सर रखे सुबकती रही। आपने कुछ कहा? श्रद्धा ने युवराज को देखते हुए पूछा, तो युवराज ने ना में सर हिला दिया। तो फिर क्या बात है, कुछ तो बताइए, उसने फिर पूछा, लेकिन आस्था को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस रोए जा रही थी। श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए उसने धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेरते हुए गाना शुरू कर दिया। वो प्यार से आस्था का सर थपथपाते हुए गाए जा रही थी और आस्था की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। युवराज चुपचाप बस दोनों को देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में नमी आ गई थी, जिसे छुपाते हुए वो कमरे से बाहर आ गए।
सब कुछ दिया हमने आस्था को, सिर्फ एक माँ नहीं दे पाए और शायद कभी दे भी ना पाए। उस मासूम का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी हम ही कभी आगे नहीं बढ़ पाए। नाम रखा भी हमने तो क्या, आस्था। आस्था से हमें एक अलग ही लगाव महसूस होता है। सिर्फ 2 दिनों में कितनी बदल गई है हमारी ज़िंदगी। खासकर आज सुबह तो हमें सच में लगा कि मिस्टर राठौड़ हमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद वो हमारा एक ख्वाब था, सिर्फ एक हसीन ख्वाब, क्योंकि उन्होंने तो कभी हमें हमारा रिश्ता क्या है बताया ही नहीं। कहते हुए वो सुबह के पलों के बारे में सोचने लगी। बता, श्रद्धा कहाँ गई? शिप्रा एक कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसके पास तकरीबन 8-10 गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी खड़े थे और एक शिप्रा के ठीक सामने खड़ा था जिसके चेहरे पर नकाब था। मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता तो तुझे कभी नहीं बताती, वो उसे घूरते हुए बोली। उसने उसका मुंह अपने हाथों में कसते हुए कहा, लगता है तू भूल गई कि तेरा मुंह खुलने की सजा क्या है। वो फीका सा मुस्कुराई और बोली, जिसे तू सजा कहता है ना, वो मेरे लिए एक मामूली सा घाव है। उसके आसपास खड़े आदमी बोले, सब कुछ लुटने के बाद भी इतनी अकड़ है, जिसे तू अकड़ कहता है ना, वो शिप्रा त्यागी का स्वाभिमान है, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। शिप्रा उन्हें जलती हुई निगाहों से घूरते हुए बोली, तेरी सारी हेकड़ी तो आज मैं निकालता हूँ। इतने वक्त से तुझे ऐसे ही रखा है, इसीलिए जबान बहुत चलती है तेरी। उनमें से एक आदमी बोला और उसकी ओर बढ़ा तो शिप्रा उसे घूरते हुए बोली, मुझे हाथ तक लगा सको इतनी तुम में से किसी की औकात नहीं है। अगर याद ना हो तो याद दिला दो कि पिछली बार उन दोनों का मैंने क्या हाल किया था। हाथ लगाकर तो दिखाओ, हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी तेरी तो। कहते हुए उसने नकाब वाला आदमी ने शिप्रा को एक थप्पड़ मार दिया तो शिप्रा का सर झटक कर दूसरी तरफ हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर उन्हें चिढ़ाने वाली मुस्कान नहीं गई। जब तक ये अपना मुंह ना खोले ना, इसे कुछ खाने के लिए नहीं देना और ना ही पानी की एक बूंद इस तक पहुंचनी चाहिए। मैं भी देखता हूँ ये कब तक नहीं बताती। इतना कहकर वो चला गया और उसके पीछे उन आदमियों ने भी एक नज़र शिप्रा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बाहर चले गए। उनके जाने के बाद एक औरत अंदर आई। उसने शिप्रा को खोला और उसके कपड़े बदलकर उसका चेहरा साफ किया। शिप्रा वहां से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और बाहर बरसती हल्की हल्की बारिश को देखने लगी। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन मन ही मन एक सवाल गूंज रहा था कि आखिर श्रद्धा कहाँ गई होगी, क्योंकि इतना तो वो समझ चुकी थी कि वो नकाबपोश सच बोल रहा था। आखिर तू यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? आखिर कब तक इस तरह जिएगी? काकी, आप तो जानती हैं ना क्या वजह है। श्रद्धा उस कमीने की पहली बीवी, काकी मुंह सिकोड़ते हुए बोली तो शिप्रा उनके इस अंदाज पर मुस्कुरा दी। वैसे तुझसे एक बात पूछूं शिप्रा? क्या काकी? काकी उसके पास आई और उसके चेहरे पर आई लटों को कानों के पीछे करते हुए बोली, तेरा कोई वो था क्या? वो कौन काकी? शिप्रा उनकी बात का मतलब ना समझते हुए बोली, अरे वही जो हर खूबसूरत लड़की का होता है। काकी अपनी आंखें मटकाते हुए बोली तो शिप्रा ने मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ देखा और कहा, है कोई, शायद आज भी मेरे इंतजार में। तेरा मन नहीं करता उसके पास जाने का? उनकी बात सुनकर उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। करता है ना काकी, बहुत मन करता है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब मैं पहले वाली शिप्रा नहीं रह गई हूँ। अब तो बस एक ही चाहत है कि मौत आए तो उसकी बाहों में आए। तू ऐसा क्यों बोलती है? कुछ भी तो नहीं बदला। देख, तूने आज तक अपनी अस्मत को बचा कर रखा है इन हैवानों के बीच रहते हुए। लेकिन काकी, मैं श्रद्धा को बचा नहीं पाई। वो हर दिन हर पल तड़पती रही। पहले मैं जानती थी कि वो कहाँ है, लेकिन अब क्या? काकी कुछ देर सोचकर बोली, तू यहाँ से भाग जा। लेकिन काकी, तू मेरी बात सुन, ये लोग तेरी और श्रद्धा के पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि वो वो सच जानती थी जो ये लोग छुपाना चाहते थे। हाँ काकी, और वो इसलिए चुप थी क्योंकि पहले तो उनके कब्जे में थी। हाँ काकी, और फिर जब मैंने भागने की कोशिश की तो मुझे और श्री दोनों को बहुत कुछ खोना पड़ा। श्री की बेटी, उसका मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचना और मेरे सिरे पर गोली। पता नहीं किसका कर्ज बाकी था जो मौत भी नहीं आई। तू मेरी बात सुन, कल मैं हमेशा के लिए मुंबई जा रही हूँ अपने बेटे के पास। अब इनके पास ना तो श्रद्धा है और ना ही कुछ या कोई ऐसा जिसके लिए तू ये सब कुछ बर्दाश्त करे। काकी, आपका बेटा? लेकिन आप तो। हाँ हाँ मेरी मिट्ठू, समझती हूँ तू क्या कहना चाहती है। असल में मैंने उसकी जान बचाई थी, अपना खून दिया था, तब से वो मुझे आई कहता है। मैं सिर्फ तेरे लिए यहाँ आई थी और तू श्रद्धा की वजह से। आज रात का वक्त है तेरे पास, यहाँ से जाना चाहती है तो मैं तेरी मदद करूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई
और शिप्रा अतीत की यादों में गुम हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? श्रद्धा ने हकलाते हुए पूछा। वो इस वक्त युवराज की बाहों के घेरे में थी। युवराज ने धीरे से उसे छोड़ते हुए कहा, हमें तो आस्था ने बुलाया था, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो अब वो ही करती रहेंगी या कुछ बोलेंगी भी? वो हमें गुरु ने ये थाल आपको देने के लिए कहा था और कहा था कि आप यही हैं। उसकी बात सुनकर युवराज ने आगे कोई सवाल नहीं किया। तब तक सूर्य तो हो गया था, साथ ही पंडाल की लाइट्स भी जला दी गई। अब श्रद्धा ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा तो उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। युवराज ने उसका रिएक्शन देखा तो इधर उधर देखा और फिर मन ही मन पूरी पलटन को कोसने लगे। तरफ वाले पंडाल को रेड और व्हाइट पर्दों से सजाया गया था। साथ ही उससे जुड़े पर्दों पर गुलाब लगे हुए थे। इधर उधर रंग बिरंगे गुलाब बिखरे पड़े थे। पंडाल के सेंटर के पर्दे पर आई लव यू की शेप में बलून्स लगे हुए थे। साथ ही उस एरिया के बीचों बीच एक गुलाब की पंखुड़ी का दिल बना हुआ था, जिसमें दो लोग आराम से खड़े हो सकते थे। श्रद्धा ने अपने मुंह से हाथ हटाते हुए पूछा, ये सब मिस्टर राठौर, ये सब आपने किया है? नहीं, उन्होंने छोटा सा जवाब दिया। लेकिन इस वक्त तो यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। श्रद्धा ने हाँ इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ हैं तो सिर्फ हम दो ही, लेकिन सब हमने नहीं किया। कुछ देर सोचने के बाद खामोशी रही, जिसे तोड़ते हुए युवराज ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। जी जी चलिए। युवराज प्रसाद की थाल लेकर आगे बढ़े, लेकिन वो पीछे जाकर डेकोरेशन देखने लगी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। युवराज ने कुछ कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो वो फूलों से बनाए गए उस दिल के बीचों बीच खड़ी थी और ऊपर की तरफ देख रही थी, जहाँ शामियाना बंधा हुआ था। युवराज ने मुस्कुराकर अपना सर हिलाया और थाल एक तरफ रखकर उसकी तरफ बढ़ गए। श्रद्धा चलिए, देर हो रही है, कहते हुए वो उसके पास आ गए। जैसे ही वो उसके सामने पहुंचे, पीछे छिपे हुए संजय के एक आदमी ने डोरी खींच दी और शामियाने से गुलाब के फूलों की बारिश उन दोनों के ऊपर होने लगी। दोनों इस लम्हे में एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी पूरी डोरी खुल गई और सफेद पर्दे का वो शामियाना नीचे गिरने लगा। युवराज ने उसको अपनी तरफ खींच लिया और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, इतने कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही थी, तो वहीं युवराज की आंखें तो बस उसे अपने रूह में फिर एक बार उतार रही थी। उससे जब युवराज की नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपनी नजरें नीची कर ली। युवराज उसे देखकर मुस्कुराए और उसे छोड़ दिया। श्रद्धा तुरंत पर्दे हटाते हुए वहां से चली गई और फिर एक बार युवराज की आंखों में अपना अक्स फंसा गई। हमारी मोहब्बत की दो गवाही खामोशियां हैं। हमारी आंखों में तपिश और उनकी पलकों में हया है। वो नादान है बच्चों सी और बच्चों सी मासूम है। उनकी यही मासूमियत तो हमारी जान है। लिखते हुए युवराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो आज सुबह के उस लम्हे के बारे में सोचते हुए उसे अपनी डायरी के पन्ने पर उतार रहे थे। कैसे क्या हो गया है तुम्हारी याद में शिप्रा? कभी कभी लगता है कि तुम कभी मिली ही ना होती तो कम से कम आज इस दिल को तुम्हारा यूं इंतजार तो ना रहता। कहते हुए वो गाड़ी के बोनट पर लेट गया और चांद को देखने लगा। मम्मा, मैं दादू के पास जा रही हूँ, आस्था ने उसके कमरे में आते हुए कहा। श्रद्धा जो अपनी दवाइयाँ लेकर अभी बैठी थी, उसने कहा, लेकिन आस्था, पापा तो संजय के घर पर हैं। हाँ मम्मा, मैं चाचू के घर ही जा रही हूँ। जाऊँ? वो मासूम से शक्ल बनाकर बोली। श्रद्धा उसे देखकर मुस्कुराई और उसे अपने पास आने का इशारा किया तो वो उसके पास आ गई। श्रद्धा ने उसके नन्हे नन्हे हाथ अपने हाथों में लेते हुए बेहद प्यार से पूछा, बेटा एक बात पूछी? हाँ मम्मा पूछिए ना। आप सुबह क्यों रो रही थी और कुछ बता भी नहीं रही थी? उसकी बात सुनकर वो सकपका गई, क्योंकि असली वजह तो वो उसको बता ही नहीं सकती थी। वो धीरे से बोली, कुछ नहीं मम्मा, वो बस ऐसे ही। श्रद्धा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, आप ऐसे ही रो रही थी? सच सच बताइए, क्या बात है? किसी ने आपको कुछ कहा क्या? श्रद्धा बिल्कुल आत्मीयता से पूछा तो उसकी आंखें फिर से छलछला गई। वो श्रद्धा के गले लगकर फिर से रो पड़ी। श्रद्धा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, बताइए हमें। मम्मा, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना, प्लीज मम्मा, हमेशा मेरे साथ रहना। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे और ना ही कभी जाएंगे। सच मम्मा? उसने अपनी रुआसी आवाज में कहा। तो श्रद्धा ने उसे खुद से अलग किया और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, बिल्कुल सच, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। जब आप रोना बंद कीजिए और मुस्कुरा कर दिखाइए।
उसकी बात सुनकर उसने अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से अपना चेहरा साफ किया और मुस्कुरा दी। अब आप जाइए और जल्दी आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। ओके मम्मा, कहते हुए उसने श्रद्धा के गाल पर किस की और बाहर चली गई। श्रद्धा उसको जाता देख मुस्कुरा दी। मैं तैयार हूँ काकी, शिप्रा ने काकी से कहा तो काकी उसके फैसले पर मुस्कुरा दी। ये ले, ये कपड़े पहन ले, तब तक मैं बाहर देखती हूँ सब सोए या नहीं। शिप्रा ने वो कपड़े लिए और हाँ में अपना सिर हिला दिया और काकी वहां से बाहर चली गई। वो बाहर चांद को देखते हुए बोली, वापस आ रही हूँ सिर्फ अपनी श्री को ढूंढने के लिए। शायद तुमसे भी मुलाकात हो जाए, पता नहीं इतने सालों बाद कैसे लगती होंगी। बदले तो नहीं होंगे ना। सच जानकर आप अपनाओगे मुझे। बहुत से सवाल हैं इस जहन में और सबका सिर्फ एक जवाब है, तुम्हारा नाम अर्जुन। शिप्रा का अर्जुन, कहते हुए उसने अपने बाएं हाथ की तर्जनी की उंगली देखी जिसमें अर्जुन की पहनाई हुई अंगूठी थी। उसने कपड़े बदले तब तक काकी भी आ गई। सब सो रहे थे। चल निकलते हैं यहाँ से। वो उनके पीछे चल पड़ी और काकी आगे आगे दोनों छिपते छिपाते बाहर आई। बाहर एक ऑटो पहले से ही खड़ा था। काकी उसमें बैठ गई। शिप्रा ने आखिरी बार मुड़कर उस जगह को देखा जहाँ उसने अपनी जिंदगी के 10 साल बिता दिए थे और फिर नफरत से नजरें फेरते हुए काकी के साथ बैठ गई और ऑटो बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। शिप्रा बाहर अंधेरे में गुजरती उन सड़कों को देख रही थी जहाँ उसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और बदसूरत दोनों ही वक्त बिताया था। कभी इन्हीं सड़कों पर वो खिलखिलाती थी और कभी इन्हीं पर भागते हुए उस मासूम की जान बचाना चाहती थी। काकी उसे बगल में बैठी देखे जा रही थी, लेकिन कुछ पोली शायद समझती थी। सालों की यादें एक बार फिर जहन से निकलकर आंखों के सामने आ गई थी। कुछ देर बाद दोनों बस स्टॉप पहुंची। काकी ने ऑटो वाले को पैसे दिए और अपने छोटे से बैग और शिप्रा के साथ बस में चढ़ गई। रात का वक्त था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसीलिए दोनों को आराम से सीट मिल गई। वो खिड़की की तरफ बैठ गई और काकी उसके बगल में बैठ गई। कुछ और लोगों के चढ़ने के बाद बस चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर और वो खिड़की से बाहर देखते हुए 13 साल पहले की यादों में गुम हो गई। हम नहीं जानते कि यादें किस दिन की हैं, लेकिन हमें लगता है कि जैसे हमने आज सुबह देखा था वैसे ही कुछ हमने पहले भी देखा है और कुछ ऐसा भी दिखा है जैसे वो हमारा ख्वाब है, एक हसीन ख्वाब। लेकिन क्या और क्यों? अगली सुबह युवराज विला। सुबह के 5 बजे अलार्म की आवाज़ से श्रद्धा की आंखें खुली। उसने अपने बगल में सोई हुई नन्ही आस्था को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आस्था उससे लिपटकर सुकून से सो रही थी। श्रद्धा ने धीरे से उसे खुद से अलग किया और हल्के से उसका माथा चूम लिया। कितनी प्यारी लगती है ना सोते हुए। इन्हें देखकर कह ही नहीं सकते कि ये दिन भर सबकी बैंड बजाने वाली आस्था सिंह राठौर हैं। किसी की नज़र ना लगे इन्हें। श्रद्धा उसे प्यार से देखती हुई बोली और बेड से उठकर अलमारी के पास आ गई। उसने अलमारी खोलकर हरे रंग का अनारकली सूट निकाला और उसे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, इसीलिए उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। साथ ही दर्द भी पहले से बहुत कम हो गया था। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर और आईने के सामने बैठकर अपने बालों की चोटी बनाने लगी। चोटी बनाकर उसने अपनी आंखों में मोटा सुरमा लगाया, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, कानों में झुमके, माथे पर छोटे से स्टोन वाली बिंदी लगाकर वो तैयार हुई और दुपट्टा लेकर नीचे किचन में आ गई। वहाँ राजू पानी गर्म कर रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? श्रद्धा ने उसे देखते हुए पूछा। अरे वाहिनी, आप कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना था ना। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे आपने बताया नहीं, सुबह सुबह आप क्या कर रहे हैं? श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अच्छा, ये तो वो बॉस को रोज सुबह जिम के बाद गर्म पानी पीने की आदत है, वो बस वही कर रहा था। राजू ने गैस पर चढ़े पतीले को देखकर कहा। अच्छा, कहकर वो शेल्फ पे कुछ ढूंढने लगी। राजू ने पानी सिपर में डाला और श्रद्धा से पूछा, क्या ढूंढ रही हो वाहिनी? मुझे बताओ, मैं देता हूँ ना। शहद ढूंढ रहे हैं, श्रद्धा ने कहा तो राजू ने दूसरी तरफ वाला शेल्फ खोला और उसमें से शहद का बॉक्स निकालकर स्लैब पर उसके सामने रख दिया। श्रद्धा ने शहद उठाया और सिपर का ढक्कन खोलकर उसमें एक चम्मच शहद मिला दिया। राजू मुंह खोले उसे देखने लगा तो श्रद्धा ने पूछा, क्या हुआ वाहिनी? वो पानी में शहद? राजू बोला तो वो सिपर बंद करते हुए बोली, गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से सेहत अच्छी रहती है। जाइए, अब जाकर मिस्टर राठौर को दे आइए, तब तक हम नाश्ते की तैयारी करते हैं। नहीं वाहिनी, मैं नहीं लेकर जा रहा ये शहद वाला पानी, आप ही लेकर जाओ और मुझे बता दो क्या बनाना है, मैं तैयारी करके रखूंगा। राजू थोड़ा डरते हुए बोला। आप इतना डर क्यों रहे हैं मिस्टर राठौर, आपको खा थोड़ी जाएंगे? श्रद्धा ने उसे डरते देख पूछा। नहीं वाहिनी, मैं नहीं ले जा रहा, आप ही ले जाओ, वो नामे गर्दन हिलाते हुए बोला।
ठीक है, हम ले जाते हैं। तब तक आप नारियल घिसकर कांदे काट दीजिए और दूध गर्म होने के लिए रख दीजिए। ठीक है वाहिनी, राजू ने कहा और वो वहां से सिपर उठाकर चली गई। उसके जाने के बाद राजू खुद नारियल निकालते हुए बड़बड़ाया, बप्पा वाहिनी को बॉस के गुस्से से बचा लेना। आप तो जानते हैं ना, बॉस को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है और वाहिनी तो उनके दिन की शुरुआत ही मीठे से करने गई है। सुनिए, जिम के अंदर आते हुए श्रद्धा ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर ट्रेडमिल पर भागते हुए युवराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो भागते हुए ही बोले, सुनाइए, ये आपके लिए पानी लाए थे, कहाँ रखें? कहते हुए वो युवराज के सामने आ गए। युवराज ने ट्रेडमिल रोकते हुए कहा, लाइए, हमें ही दे दीजिए। कहते हुए उन्होंने अपना हाथ बढ़ा दिया। उसने उनके हाथ में सिपर पकड़ा दिया। युवराज ने ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया और उनके मुंह से वो एक घूंट भी बाहर निकल पड़ी और सड़ू सा मुंह बनाकर गुस्से से चिल्लाए, राजू, राजू कहाँ हो तुम? उनके चेहरे के भाव और उनकी आवाज़ सुनकर श्रद्धा को समझ आया कि राजू क्यों नहीं आ रहा था। वो उन्हें चुप करवाते हुए बोली, शांत हो जाइए मिस्टर राठौड़, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा ना करें तो क्या करें? उसे पता है कि हमें मीठा नहीं पसंद, फिर भी पानी में शहद मिला दिया। वो थोड़ा गुस्से से बोले, बाप रे बाप, इतना गुस्सा कहाँ से लाते हैं आप? वो अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए आंखें नचाकर बोली, श्रद्धा मजाक नहीं, अब हमने क्या किया? वैसे आपके पानी में शहद हमने मिलाया है, सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए जो भी बात करनी है हमसे कीजिए। अच्छा जी, तो वो आप हैं जिसने सुबह सुबह हमारा मुंह मीठा करवा दिया। युवराज ट्रेडमिल से नीचे उतरकर बोले, हाँ जी, आपको कोई परेशानी है ना? हमें मीठा पसंद नहीं है, तो फिर आदत डाल लीजिए और पसंद बना लीजिए, क्योंकि हम तो रोज सुबह आपका मुंह यूं ही मीठा करवाएंगे। वो अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, अच्छा जी, तो ऐसी बात है। वैसे मुंह मीठा करवाने का एक तरीका और है। कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उसने अपने कदम पीछे लेते हुए पूछा, कैसा तरीका? कहते हुए वो दीवार से टिक गई। युवराज उसके बिल्कुल सामने खड़े हो गए और दोनों हाथ दीवार पर रख कर उसके होंठ की तरफ देखते हुए बोले, तेरे लबों पर शहद से ज्यादा मिठास है, अगर हो इजाजत तो इसे पाना चाहता हूँ। उनकी बात का मतलब समझते ही उसके दोनों गालों पर गुलाबी रंगत आ गई। उसने अपनी कांपती पलकों से युवराज की तरफ देखा और फिर नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। उसे यूं देख युवराज उसकी तरफ झुके तो उसने झटके से उन्हें धक्का दिया और जिम के गेट से उन्हें देखकर हंसते हुए बोली, इतनी आसानी से हम हाथ नहीं आने वाले हैं मिस्टर राठौर, जल्दी तैयार हो जाइए, पंडाल जाना है। और भागती हुई वहां से चली गई। उसके पायलों की झनकार जब युवराज के कानों में पड़ी तो वो आंखें बंद करके मुस्कुरा दिए। उसकी खनकती हंसी, उसकी चुलबुली अदा सब हमें उसकी ओर खींचने पर मजबूर कर देती है। मिस्टर राठौर, जल्दी आइए, मिस्टर राठौर, देर हो रही है। वो नीचे हॉल से युवराज को आवाज लगाते हुए बोली। वो आस्था के साथ हॉल में तैयार बैठे युवराज का इंतजार कर रही थी, लेकिन मजाल है कि युवराज आ जाए या फिर उनका जवाब ही आ जाए। मम्मा, लगता है ऊपर जाकर ही लाना पड़ेगा। आस्था अपनी हथेलियों पर अपना चेहरा टिकाए हुए बोली, सही कहा बेटा आपने। आप रत्ना के पास जाकर हमारा इंतजार कीजिए, इन्हें तो हम लेकर आते हैं। लड़कियों से भी ज्यादा वक्त लगाते हैं ये तो तैयार होने में। बड़बड़ाते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और आस्था मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। मिस्टर राठौर, क्या कर रहे हैं आप? कब से आवाज दे रहे हैं आपको? वो उनके कमरे में आते हुए बोली और उन्हें देखकर चिल्लाते हुए पीछे पलट गई। युवराज शर्टलेस आईने के सामने खड़े थे और अपनी शर्ट को देख रहे थे। उसकी आवाज सुनकर वो पीछे पलटे तो खुद की तरफ श्रद्धा की पीठ देखकर बोले, क्या हुआ, आप चिल्लाए क्यों? आप ऐसे क्यों खड़े हैं? ऐसे कैसे? कैसे क्या कैसे? बिना शर्ट के? हाँ, वो पहनने के लिए शर्ट देख रहे थे। उनकी बात सुनकर गुस्से में पीछे पलटी और युवराज को देखकर फिर से मुड़कर बोली, आप क्या लड़की हैं जो शर्ट डिसाइड कर रहे थे? कुछ भी पहन लीजिए ना। क्यों? कपड़े डिसाइड करने का हक सिर्फ लड़कियों को है? युवराज तुनक कर बोले, जी नहीं, लेकिन आप जिस तरह कपड़े डिसाइड कर रहे हैं ना, उससे तो पूरा दिन बीत जाएगा। वो नाराजगी से बोली। अच्छा जी, तो कैसे डिसाइड करें, आप ही बता दीजिए। युवराज ने उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर कहा तो वो सहर उठी। उससे बात करते हुए युवराज कब उसके इतने करीब आ गए उसे पता ही नहीं चला। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? खुद ही चुन लीजिए ना, वो कांपते हुए लफ्जों में बोले। युवराज की करीबी उसे बेचैन कर रही थी। अच्छा जी, अभी आपने ही तो कहा था ना कि हमें इतना वक्त क्यों लग रहा है। युवराज उसकी हथेलियों को पकड़ते हुए बोले तो वो कांप गई। युवराज की पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन इतनी भी हल्की नहीं थी कि वो खुद को छुड़ा सके।
देर हो रही है मिस्टर राठौर, वो पलके झुकाकर धीरे से बोले। उसकी झुकी पलके और धीमी सी आवाज़ सुनकर युवराज ने उसकी हथेलियों को छोड़ा और उससे थोड़ा दूर होकर बोले, हमारे सभी शर्ट्स के बटन्स टूटे हुए हैं, इसीलिए वक्त लग रहा था। उनकी बात सुनकर वो हैरानी से पीछे पलटी और फिर वापस मुड़ते हुए बोले, सारी के सारी एक साथ। पक्का आस्था ने ही करवाया है। समझ नहीं आता आखिर इतना दिमाग आता कहाँ से है उनके पास, युवराज ने मन में कहा और वो उनकी बात सुनकर बाहर चली गई। युवराज को लगा वो नाराज हो गई, इसीलिए उन्होंने जल्दी से एक शर्ट उठाई और पहनने लगे। वैसे तो उसके भी ऊपर के 4 बटन आस्था ने तुड़वा दिए थे, लेकिन अब बेचारे मरते क्या करते। उन्होंने स्लीव्स डाली और जो बटन्स थे उन्हें जल्दी से बंद करके पलटे तो वो हाथों में सुई धागा लिए खड़ी थी। लाइए हम जल्दी से टांग देते हैं, बाकी के हम वापस आकर कर देंगे। उसके बाद सुनकर युवराज दोबारा शर्ट के बटन खोलने लगे तो वो उन्हें घूरते हुए बोले, चुपचाप खड़े रहिए, खबरदार जो अब इसे उतारा तो। उसकी डांट सुनकर युवराज चुपचाप खड़े रहे। वो एक छोटा सा स्टूल लेकर उस पर खड़ी हो गई ताकि उनके बराबर आ सके। फिर बगल वाली टेबल पर बटन रख दिए। युवराज बस चुपचाप उसके चेहरे को देखे जा रहे थे। श्रद्धा का खुद पर यूं हक जताना उन्हें अच्छा लग रहा था। उसने बटन लिया और एक एक करके लगाना शुरू किया। उसकी उंगलियां जब जब उनके सीने को छूती तो उनके दिल की धड़कनें और जज्बात दोनों बेकाबू हो जाती, जिन्हें काबू करने की कोशिश करते हुए उन्होंने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली। उसने एक एक करके सारे बटन्स लगाए और आखिरी बटन लगाने के बाद जब हाथ से धागा नहीं टूटा तो उसने अपने दांतों से उसे तोड़ने लगी। उसके और युवराज के चेहरे के बीच इंच भर का फासला भी नहीं था, जो युवराज को पिछले लम्हों की याद दिला रहा था। हो गया, अब जल्दी से आइए, सब इंतजार कर रहे हैं आपका, वो उनसे दूर हटते हुए बोली और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद युवराज खुद को आईने में देखते हुए बोले, नहीं नहीं नहीं, हम अपने जज्बातों को काबू में रखना होगा। हम उनके करीब नहीं जा सकते, उन्हें इस वक्त कुछ भी याद नहीं है। नहीं, हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते और ना ही उनकी अस्मत पर उंगली उठने दे सकती हैं। हमें खुद को रोकना ही होगा। जारी है। हाँ तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। एपिसोड कैसा लगा बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।